अवॉइड नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नो है। स्ट्रिक्ट नो मतलब कि बेकरी आइटम स्ट्रिक्ट नो। कोई अगर डायबिटिक हो रहा हो या कोई बॉर्डर लाइन पे हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, वो डरने लगते हैं, बहुत सारी चीजें अवॉइड करने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन? रमजान के टाइम पे नया ड्रग लाना या नई केमिकल लाना या नया डोज बढ़ाना या ज़्यादा बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है, ये एडवाइजेबल नहीं। चावल का इस्तेमाल कम करें, आलू का इस्तेमाल कम करें। इफ्तार के बाद और सहरी तक का जो वक्त होता है एक बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, तो जैसे अगर कोई ऐसी मेडिटेशन पे हो जिसको कोई भी दवा 3 टाइम लेनी हो, तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त मतलब किन किन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है? नाजरीन, मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। हम इस वक्त आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट 10 से 12 दिनों के बाद ही एक पाक महीना स्टार्ट होने वाला है, रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना जिसे कहते हैं, जिसमें फास्ट रखी जाती है, रोज़ा रखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को इससे मुताल्लिक जो कुछ गलतफहमियां हैं कि रमज़ान महीने में हम अगर दवा खा रहे हैं तो किस तरह से दवा खाएं, या फिर उसी की बेस पे लोग रोज़ा ही नहीं रखते हैं, या फिर कोई ऐसा भी है कि जिसको वाकई कोई ऐसी मर्ज है, कोई इस तरह का मर्ज है जिसमें मतलब दवाएं बहुत अशद ज़रूरी हैं खाना, लेकिन वो उसको स्किप करके रोज़ा रखना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से और भी तकलीफ़ें हो जाती हैं। वो सारी बातें आज आपके सामने बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुज्तबा अली खान, जो MBBS MD हैं। इनसे जानेंगे आज, स्पेशली इन्होंने ये मेडिकल सर्विस सोसाइटी है MSS, इसके थ्रू इन्होंने यहाँ एक कैंप किया है, बहुत सारे लोगों को अवेयर कराया है कि रमज़ान महीने में किस तरह से हमको दवाएं लेनी है, स्पेशली दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी गाइडलाइन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल इंडिया टाइम्स में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे अभी रमज़ान शुरू होते ही बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन हो जाता है कि अब हम अगर डायबिटिक हैं तो किस तरह से दवाएं लें। वैसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अपन दर्शकों को ये बताएं कि डायबिटीज़ के स्टेजेस कितने हैं, किस किस टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। कि मैंने सुना है इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, एक एक्यूट डायबिटीज़ भी होती है जिसमें गैंग्रीन वगैरह हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए कि डायबिटीज़ कितने तरीके होते हैं और क्या क्या इसमें सहूलतें इनको लेनी हैं। जी, मोटे मोटे तौर पर जब हम डायबिटीज़ की बात करेंगे तो जो डायबिटिक हजरात रोज़ा रखना चाह रहे हैं वो जनरली 3 कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं, एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क और एक हाई रिस्क। लो रिस्क वो हजरात हैं, वो पेशेंट्स हैं जो वेल कंट्रोल, कितने 4-5 साल की डायबिटीज हो, जो भी हो, वेल कंट्रोल, जिनका फास्टिंग 126 के नीचे रहता है, खाने के 2 घंटे के बाद वाला 180 के नीचे है, डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसी कोई ड्रग नहीं है जिससे इंसुलिन, जिससे जैसे कि इंसुलिन हो या कि सल्फोनिलूरिया हो या कि ग्लिनाइड्स हो जिससे शुगर गिरती है। शुगर गिराने वाली जो दवाई वो नहीं, उस पर नहीं है। ये लोग इसमें मामूल जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलते हुए रोज़ा रख सकते हैं। उनको अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके रोज़ों की जो टाइमिंग के हिसाब से दवाइयों के टाइमिंग को एडजस्ट करना है। जो शाम की दवाइयाँ हैं वो शिफ्ट होती हैं, हमें वो सहरी में लेना है, जो सुबह की है हमें शिफ्ट करके उसको अफ्तारी में लेना है। तब ये लोग नॉर्मल लाइफ और अच्छे से रोज़ा रख सकते। ये लो रिस्क। अब बात करते हैं मॉडरेट रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स की। मॉडरेट रिस्क डायबिटिक पेशेंट्स ये हैं जो उन दवाइयों पे, उन मेडिसिन पे हैं जिससे शुगर गिर सकती है, जैसे कि इंसुलिन हो या सल्फोनिलूरियाज हो या रेकोग्लिनाइड्स हो, और जिनको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि उनको न्यूरोपैथी हो, नस का प्रॉब्लम हो, पैरों में झुनझुनाहट, जलन रहती है, आंखों का डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या हार्ट का मसला हो, डायबिटीज रिलेटेड कोई और कॉम्प्लिकेशन हो मगर कंट्रोल हो, ये भी मॉडरेट रिस्क है। तो इन हजरात को कुछ खास इकदाम करना है और अपने डॉक्टर के पास जाके ये जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है जिससे शुगर गिरती है उसका डोज एडजस्ट करवाना है, रिड्यूस करवाना है। ये गाइडलाइंस के तहत रिड्यूस किया जाता है, 20 से 40% पेशेंट का शुगर देखकर किया जाता है। जो हाई रिस्क, जो लास्ट कैटेगरी है, जिनको नहीं रखना चाहिए रोजा, जिनके लिए नुकसान ज्यादा है, ये लोग हैं जो लास्ट 3 महीने में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिशन हुआ है या उनकी शुगर गिर जाती है और गिरने के बाद नहीं पता चलता है, हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस भी है, 100 बार हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है या नहीं तो बढ़ जा रहा है और बढ़ने की वजह से इमरजेंसी में उनको एडमिशन करना पाओ।
तीसरा है कि किडनी फेल हुई है, ग्रेड 4 ग्रेड 5 डायबिटिक डिजीज, किडनी डिजीज है, CKD डायबिटिक रिलेटेड है। ये हजरात है, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है जिसको हाइपोज होता है या अनकंट्रोल्ड है, ये है प्रेग्नेंट फीमेल्स है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है। इन हजरात से ये मेरी अदबन गुजारिश रहेगी कि रमजान में रोजे ना रखें, बाकी मॉडरेट रिस्क प्रिकॉशंस के साथ और लो रिस्क नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए एक कंसल्टेशन डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर फिजिशियन से जाकर करवा ले। डोज एडजस्टमेंट होता है वो करवा लेंगे माँ। तो ये इस हिसाब से हम 3 डॉक्टर साहब, बात से एक और कंफ्यूजन रहती है लोगों में, जैसे इफ्तार के बाद और सहरी तक का जो वक्त होता है एक बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। तो जैसे अगर कोई ऐसी मेडिटेशन पे हो जिसको कोई भी दवा 3 टाइम लेनी हो, तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा और कैसे वो डिवाइड करे? हाँ, ये सवाल ये है कि जो दवाइयाँ 3 टाइम, अब जो रात एक तो अफ्तारी में चला जाएगी, एक तो सहरी में रहे। दोपहर का जो मामला है, दोपहर की जो दवाइयाँ रहती हैं वो हमें उस टाइम पे लेना है। अक्सर देखा जाता है कि अफ्तारी और सोने से पहले एक बीच में खाना हो जाता, या स्नैक्स बोनी कह लीजिए, या एक प्रॉपर मील हो जाता। तो जब वो जो मील होता है उस टाइम पे उसको लेना। और उसमें भी 2 किस्म की दवाइयाँ हैं, एक जो गिराएगी और दूसरा जो मेंटेन रखेगी। जो गिराएगी हमें उसका क्वांटिटी कम करना पड़ता है, 20 शुगर देखकर 20 से 30% कम करना पड़ता है। और जो नॉर्मल मेंटेन करती है वो वैसे ही हिस्बे मामूल रहेगी जो पहले शुगर कंट्रोल में काम आती थी और जिससे शुगर कंट्रोल था। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि डायबिटीज के डोज एडजस्टमेंट ड्यूरिंग रमजान मंथ मत कीजिए, रमजान से पहले इसको कंट्रोल करेगी। रमजान के टाइम पे नया ड्रग लाना या नई केमिकल लाना या नया डोज बढ़ाना या ज्यादा बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है, ये एडवाइजेबल नहीं। डॉक्टर साहब, इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त मतलब किन किन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है? और जैसे मोस्टली तो लोग फ्रूट ही खाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑयल बेस्ड भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें भी कुछ अगर इस पे भी रोशनी डाल देंगे तो बेहतर। इफ्तार में जो डायबिटिक्स है उनसे खास तौर पे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम मीठी चीज़ों पे टूट ना पड़े। खजूर से रोज़ा खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद रूह अफ़ज़ा है या फालूदा है, जो भी आधा गिलास, उससे ज़्यादा हमें लेना नहीं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, पेप्सी है, हमारा सोडा हुआ, सोडा वाला ड्रिंक हुआ, लेमन सोडा हुआ, कोक, ये सब बिल्कुल अवॉइड करो। बाकी फ्रूट्स में अनार है, पेयर्स है, पपैया है, तरबूज है, ये लीजिए आप। और प्रोटीन जो है जैसे कि हमारा चिकन, मटन, फिश आप ले सकते हैं, पनीर है, दाल है, लीजिए। डीप फ्राई आइटम मत लीजिए, बाहर से बना हुआ मत लीजिए, घर का बना हुआ लीजिए। डीप फ्राई आइटम अवॉइड कीजिए, फ्रूट्स पे फोकस कीजिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसमें होते हैं, जैसे कि खिचड़े में होते हैं, जैसे कि हलीम में होते हैं, हरीफ में होते हैं, ये सब चीज़ें लीजिए। रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, चावल का इस्तेमाल कम कीजिए। मगर सहरी में थोड़ा सा ड्रिंक्स, मीठा ड्रिंक्स थोड़ा सा आधा ग्लास ले सकते हैं, नहीं तो खजूर 1 से 3 ले लीजिए। सबसे अच्छा है खजूर 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, उससे रोज़ा करो बेहतरीन। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि वो तेल बार बार इस्तेमाल होता है और उससे फ़ायदे नहीं है, नाम के भी फ़ायदे नहीं है, नुकसानात है नुकसानात। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे डायबिटीज़ कहते हैं कि मतलब आप ही लोग ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेना है, कुछ चीज़ अवॉइड करनी है, खाने पीने में आपके कंट्रोल करना है, फाइबर जिसमें ज़्यादा हो ज़्यादा लेना है। तो ऐसे क्या सजेशन रहेगा कि कोई अगर डायबिटिक हो रहा हो या कोई बॉर्डर लाइन पे हो? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं, वो डरने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन? बॉर्डर लाइन है या आपसे प्री डायबिटीज़ बोल कह लीजिए कि ना डायबिटीज़ में आए हैं बट वैल्यूज नॉर्मल भी नहीं, तो इन लोगों के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बट वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको जिंदगी भर ट्राई नहीं करना है, आपको 3 से 6 महीना ही ट्राई करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हाई फाइबर हो, हाई फाइबर आपके गाजर में हो गया, हाई फाइबर आपके ककड़ी में हो गया, आपका बीटरूट में हो गया, आपका अनपॉलिश्ड ग्रेन्स में हो गया। मैदा वैदा अवॉइड करना है। तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो राइट काइंड ऑफ डाइट में फाइबर्स जिसमें ज्यादा, ये चावल का इस्तेमाल कम करें, आलू का इस्तेमाल कम करें और मिक्स चीजों का इस्तेमाल कम करो। ये खाने का मोटा मोटा मामला होता है। प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक की चीजें ले, वो अच्छी चीज है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट लॉस के लिए कोशिश करें, जो भी खाना आप खा रहे कैलोरी का इंटेक कम करें थोड़ा सा। अगर आपका करंट कैलोरी इंटेक डाइटिशियन डॉक्टर के साथ बैठ के देखिए कितना है, अगर वो 1800 2000 है
कोशिश करके 1000-1100 के किलो कैलोरीज पर डे का कैलोरी डाइट प्लान बनाइए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद है कि हम चलना हर वक्त कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं, हर उम्र का आदमी कर सकते। अब जो एक्सेप्शनल केसेस है वो छोड़ दें, मगर आमतौर पर नॉर्मल तो चल सकते। तो मामूल में बनाइए, 40 मिनट सुबह में चलना है और रात के खाने के बाद 10 मिनट चलना है। ये सब चीज़ों से आपको डायबिटीज़ काफ़ी दिन तक, डायबिटीज़ है तो कंट्रोल में फ़ायदा होता है, और अगर प्री डायबिटीज़ है तो रिवर्सल में फ़ायदा होता है। सब एक चीज रहेगी, बेकरी आइटम भी जो नहीं जैसे मुंबई में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग इफ्तार में पाव बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी आपने जैसे कहा लो कैलोरी वाला, तो आई थिंक पाव में तो बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, पाव कैलोरी के अलावा भी रिफाइंड लेता है, मैदा का इस्तेमाल है, तो इसको लगभग अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नो है। स्ट्रिक्ट नो मतलब कि बेकरी आइटम स्ट्रिक्ट नो। पाव मैं इसको बोलता हूँ घाव, उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, फायदा नहीं पहुंचने वाला है। बेकरी आइटम डायबिटीज पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट, रमजान, गैर रमजान, सब चीज में बेकरी आइटम्स को अवॉइड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर मुस्तफा अली खान, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि रमज़ान में खासकर महाराष्ट्र, मुंबई में लोग पाव के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इतना खजूर लिया नहीं कि पाव में कबाब या जो भी है वो डाल के फिर खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली उसको नो कहा है। आप किसी को भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके उसका आंसर आपको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को।